मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हाई फाई स्टडी और एस सी एस एडू पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत करते हैं हम आप सभी का। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आपको प्रतिदिन करंट अफेयर से जुड़ी हुई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, और ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश तथा अन्य आयोगों द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे वीडियो पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा यूनिसेफ इंडिया के द्वारा किसे नेशनल अम्बेसडर बनाया गया है? किसे नेशनल अम्बेसडर बनाया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया के द्वारा करीना कपूर को। किसको? करीना कपूर को। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के द्वारा करीना कपूर को नेशनल अम्बेसडर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूनिसेफ इंडिया के द्वारा भारत नेशनल अम्बेसडर किसे बनाया गया? करीना कपूर को बनाया गया है। तो यूनिसेफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य जान लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? 11 दिसंबर 1946 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत आता है और कंफ्यूजन की चीज़ें रहती है इसमें। कि हम कंफ्यूज होते हैं कि यूनिसेफ और यूनेस्को को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो यूनिसेफ जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यूरोप और चीन में जो बहुत सारी तबाहियां मची थी, बहुत सारे बच्चों के साथ जो बीमारियां हुई थी बच्चों को, उनको बचाने के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए प्रयास करने के लिए यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है कैथरीन रसेल हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कैथरीन रसेल हैं। और यूनिसेफ के बारे में ये इतना इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, यूनिसेफ। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। स्कूल ऑन व्हील परियोजना। स्कूल ऑन व्हील परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो वह है मणिपुर। अभी हाल ही में मणिपुर राज्य के द्वारा स्कूल ऑन व्हील परियोजना की शुरुआत की गई, जिससे विस्थापित और अन्य तरह से जो बच्चे, शिक्षा की अन्य वजहों से बच्चे जो राहत शिविरों में निवास कर रहे हैं, राहत शिविरों में शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए मणिपुर सरकार के द्वारा वहाँ की राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके के द्वारा स्कूल ऑन व्हील परियोजना की शुरुआत की गई मणिपुर राज्य में। कहाँ शुरू की गई? मणिपुर राज्य में। इसी की तरह एक और परियोजना है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना। ठीक है, इसी की तरह ठीक और परियोजना शुरू की गई असम में। असम राज्य के द्वारा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा विद्यारथ स्कूल ऑन इस व्हील परियोजना कहाँ पे शुरू हो रही है? असम में हो रही है। जबकि स्कूल ऑन व्हील परियोजना मणिपुर में हुई है। बस दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा इससे कि विद्यारथ स्कूल परियोजना कहाँ के किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? असम के द्वारा। और स्कूल ऑन व्हील परियोजना कहाँ पे शुरू की गई? मणिपुर राज्य के द्वारा की गई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हम लोग। इजराइल द्वारा किस मीडिया हाउस पर प्रतिबंध लगाया गया? चूंकि आपको पता ही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद काफी लंबे समय से रहा है, और इस विवाद की वजह से अल जजीरा एक चैनल है, जजीरा अल जजीरा चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इजराइल के द्वारा इजराइल की राजधानी, जिसकी राजधानी यरूशलेम, इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और इसहाक हर्जोग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसहाक हर्जोग यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। बेंजामिन नेतन्याहू क्या हैं? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अल जजीरा चैनल पर यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है इजराइल और फिलिस्तीन के कारण, फिलिस्तीन के बीच बढ़ते हुए विवाद के कारण, जो हमास के कारण। आप जानते ही हैं हमास की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद बहुत गहराता जा रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसरो के द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। तो ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसरो के द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन किस यान में प्रयोग होगा? किस परियोजना के लिए बनाया गया है? तो चंद्रयान 4 के लिए
चंद्रयान-4 बहुत जरूरी है ये दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया वो किस यान के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो चंद्रयान-4 के लिए किया जाएगा, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं चंद्रयान-3 पिछले वर्ष जुलाई में लॉन्च किया गया था और ये अगस्त में जब लैंडिंग करता है 23 अगस्त के दिन, तो उसे हम लोग अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, नेशनल अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं, नेशनल स्पेस डे। और जहाँ पे चंद्रयान-3 लैंडिंग किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है। जहाँ पे चंद्रयान-3 ने लैंडिंग किया था, सॉफ्ट लैंडिंग किया, उसे कौन सा पॉइंट दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और अब इसरो चंद्रयान-4 की तरफ कदम बढ़ा चुका है और चंद्रयान-4 के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर चुका है। और इससे पहले इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। इसरो, ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में हुई है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है, संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया। किसे बनाया गया है, संजय कुमार मिश्रा को। किसे बनाया गया है, संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष के रूप में किसकी राजपोषी की गई, किसे बैठाया गया है, तो पहले अध्यक्ष के रूप में बैठाया गया संजय कुमार मिश्रा को। किसे बनाया गया है, संजय कुमार मिश्रा को। अब थोड़ा समझा लेते हैं जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल क्या है। जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल जीएसटी अधिनियम, जीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी एक्ट 2017 के तहत एक स्थापित अधिकरण होगा जिसमें जीएसटी से संबंधित जो शिकायतें होंगी उनका निवारण किया जाएगा। जीएसटी से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। और ये सेक्शन जीएसटी एक्ट सेक्शन 109 में है। ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है कि कौन से सेक्शन में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी एक्ट 2017 में आया था और जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 को। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के सारे राज्यों में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर में यह 7 जुलाई 2017 को लागू होता है। जम्मू कश्मीर राज्य में यह 7 जुलाई 2017 को लागू होता है जीएसटी। इसके बाद जीएसटी एक लागू होने के 1 वर्ष के बाद 1 जुलाई 2018 को 1 जुलाई 2018 को जीएसटी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यानी जीएसटी दिवस कब मनाया जाएगा, 1 जुलाई 2018 को मनाया। 1 जुलाई 2018 से शुरू हुआ है और प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ में जीएसटी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं कि क्या है जीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो जीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य में देखें तो जीएसटी की जो एक परिषद है जो सभी निर्णयों को लेती है, जीएसटी काउंसिल बोलते हैं उसे, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में, यानी आर्टिकल 279 में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल की व्यवस्था की गई है। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं तथा सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। याद रखिएगा, आ चुका है, लोक सेवा आयोग में प्रश्न आ चुका है कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में है और यह 279A कब जोड़ा गया था, 2017 में जब संविधान संशोधन किया गया था। 101वां संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से जीएसटी को लागू किया गया था। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही जीएसटी काउंसिल को आर्टिकल 279A में जोड़ा गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। रन फॉर विकसित भारत मैराथन, रन फॉर विकसित भारत मैराथन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रन फॉर विकसित भारत मैराथन की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में रन फॉर विकसित भारत मैराथन की शुरुआत की गई। एक दिन के लिए विकसित भारत मैराथन आयोजित किया गया और इसमें राजकुमार राव, कौन, राजकुमार राव, जो कि आप जानते हैं फिल्म अभिनेता हैं। राजकुमार राव आप फिल्म अभिनेता हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने जरूर मूवी देखी होगी शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना मूवी में राजकुमार राव जी ने जो बेहतरीन अभिनय किया है और बहुत बेहतरीन अभिनय किया है। तो राजकुमार राव और साथ में साइना नेहवाल, ये दो लोग इसमें उपस्थित थी। साइना नेहवाल, ये दो लोग इसमें उपस्थित थे।
साइना नेहवाल और राजकुमार राव। और जैसा कि हम जानते हैं कि राजकुमार राव को चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल अम्बेसडर घोषित किया गया। ठीक है, नेशनल अम्बेसडर घोषित किया गया है, इसको याद रखिएगा। एनए का मतलब है नेशनल अम्बेसडर। ठीक, चुनाव आयोग के द्वारा इन्हें नेशनल अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चुनाव आयोग आपको पता ही है, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान, जो कि साथ में ही आर्टिकल 326 में सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि एक बार लोक सेवा आयोग के द्वारा ARO की जो मुख्य परीक्षा है उसमें पूछा गया था कि वयस्क मताधिकार, यानी एक वयस्क व्यक्ति ही मत डाल सकता है, उसके लिए उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 326 में दिया गया है कि एक वयस्क व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। और हम सभी जानते हैं कि 18 वर्ष से भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक जो हैं भारत में मत डालने के लिए क्या है? पात्र हैं, मत डाल सकते हैं। ये अलग बात है कि सभी नागरिक इस मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, और हमें करना चाहिए, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव आयोजित किया जा रहा है। और जिस भी राज्य में आप रहते हो, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में रहते हो, आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर जरूर मतदान कीजिएगा। मतदान के लिए आगे आइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यह हमें अधिकार है जो संविधान के द्वारा दिया गया है, अनुच्छेद 326 के तहत दिया गया है। पहले ये 21 वर्ष था जब संविधान लागू हुआ था, ये 21 वर्ष था। बाद में राजीव गांधी की सरकार जब आती है तो इसे घटा के 18 वर्ष कर देती है। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार जब आती तो 1989 के आसपास इसे आके क्या करती है? 18 वर्ष कर देती है। और अब वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है चुनाव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में विंड पावर को डेवलपमेंट करने के लिए किस कंपनी के द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो है अडानी ग्रुप। कौन से ग्रुप के द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा श्रीलंका में विंड पावर डेवलप करने की घोषणा की गई है। ठीक है, समझौता किया गया अडानी ग्रुप के द्वारा, श्रीलंका में विंड पावर डेवलप किया जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट इतना है कि अडानी ग्रुप श्रीलंका में भी विंड पावर डेवलपमेंट करने जा रहा है। ठीक है, और अगला है कि बिग एफएम को सफायर मीडिया ग्रुप के द्वारा खरीद लिया गया है। बिग एफएम आप सभी जानते हैं कि एक एफएम चैनल है, और ये सफायर मीडिया के द्वारा खरीद लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कृति कार्यक्रम की शुरुआत 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में की गई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा? खेल मंत्री। ठीक है, खेल मंत्री कृति खेलो इंडिया राइजनिंग। ठीक है, खेलो इंडिया राइजनिंग प्रोग्राम के लिए है। खेलो इंडिया राइजनिंग प्रोग्राम के तहत किया गया कृति कार्यक्रम का शुरुआत। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किया गया कृति कार्यक्रम का शुरुआत 12 मार्च 2024 को। कृति कार्यक्रम की शुरुआत खेल मंत्री के द्वारा चंडीगढ़ में 12 मार्च 2024 की की गई। ठीक है, और ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत इस कार्यक्रम में जो फोकस किया जा रहा है वो 9 से 18 वर्ष तक के बच्चों को फोकस किया जा रहा है। किस पे? 9 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर। ठीक, पहला हो गया, इस पे फोकस है, 9 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए फोकस है। इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं कि बच्चों को नशे की लत से बचाना है। बच्चों को नशे की लत से बचाना है, नशे की लत से बचाना। ठीक है, साथ में बच्चे जो आजकल गजेट्स बहुत सारे मोबाइल से और इन सब चीज़ों में अपना फिजिकल वर्क खोते जा रहे हैं, तो उन्हें फिजिकल वर्क की तरफ आना, यानी गजेट से भी दूर करना है। साथ में ही इन्हें इनकी प्रतिभाओं का विकास करना है, यानी जो बच्चे 9 से 18 वर्ष तक के, इनकी प्रतिभाओं का विकास करना है और बच्चों को नशे की लत से बचाना है। साथ में जो गजेट प्रेम है इनका, मोबाइल के प्रति जो इनका रुझान है उसको कम करके फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ले जाना है, जिससे कि फिजिकल एक्टिव हो। और खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कृति कार्यक्रम के तहत देश भर में कुल 50 केंद्र स्थापित किए गए हैं। 50 केंद्रों पर एक साथ कृति कार्यक्रम को शुरू किया गया है, 50 केंद्रों पर। और इसमें 20 लाख बच्चों का, कितने? 20 लाख बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। 20 लाख बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, 20 लाख बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। 20 लाख बच्चों का मूल्यांकन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी पे आधारित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी पे इस प्रोग्राम में
50 केंद्रों पर एक साथ 20 लाख बच्चों को क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उन्हें क्या कर बच्चों को नशे की लत से बचाएंगे। गजट यानी जो उनका मोबाइल प्रेम है उसे दूर ले जाने का प्रयास करेंगे और साथ में ही प्रतिभाओं का विकास करने में सहायता मिलेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कृति कार्यक्रम की शुरुआत खेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। कहाँ से की गई है, चंडीगढ़ से की गई है। कब की गई है, 12 मार्च 2024 को की गई है। 12 मार्च वो डेट है जिस दिन आपको पता ही है दांडी मार्च की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी, जो 6 अप्रैल को जाके खत्म होती है। गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी। इतिहास से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये प्रश्न में आता है बार बार। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। उसी दिन के याद में, उसी दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे खेलो इंडिया के द्वारा कृति कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसे 20 लाख बच्चों को मूल्यांकन किया जाएगा और 9 से 18 वर्ष के बच्चों को इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा नीति फॉर स्टेट्स प्रोग्राम जारी किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री के द्वारा जारी किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, नीति फॉर स्टेट्स। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है 7 मार्च 2024 को। इस प्लेटफॉर्म को कब लॉन्च किया गया है, 7 मार्च 2024 को। और आपको बता दें कि नीति आयोग के द्वारा जिस दिन ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसी दिन ये नए कक्ष की घोषणा की गई है, विकसित भारत रणनीति कक्ष। यानी आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है और इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी मंत्रालय, सभी आयोग, सभी जो समितियां हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग जो है विकसित भारत रणनीति कक्ष की स्थापना कर रहा है अपने कार्यालय में। और विकसित भारत जो रणनीति कक्ष होगा 22 भाषाओं में आवाज सक्षम एआई तकनीकी के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सहायता उपलब्ध कराएगा। 22 भाषाओं में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 22 भाषाओं में करेगा। आवाज सक्षम एआई यानी आप किसी भी भाषा में अगर आप बोलते हैं तो आप बोलिए, फिर विकसित भारत रणनीति कक्ष में जो आवाज सक्षम एआई है उसे ट्रांसलेट करेगा, फिर आपको आपकी ही भाषा में जवाब देगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो नीति आयोग के द्वारा ये विकसित भारत रणनीति कक्ष की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, और ये योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। योजना आयोग जो कि जिसकी स्थापना मार्च 1950 में की गई थी और उसके बाद ये दिसंबर 2014 में क्या हुआ था, खत्म हो गया था। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे, नीति आयोग के अध्यक्ष भी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग में मुख्य अंतर ये है कि योजना आयोग टॉप टू बॉटम प्रोसेस पे काम करता था, यानी योजनाएं ऊपर से बनती थी और नीचे के स्तर पे लागू करने के लिए भेजी जाती थी, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में नहीं रखा गया था। ठीक है, जबकि नीति आयोग में सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई है और ये 1 जनवरी 2015 से कार्यरत है। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बॉटम टू टॉप लेवल पे काम करती है, यानी नीतियों को नीचे के स्तर से देखा जाता है, यानी जमीनी स्तर पे पहले जाके मूल्यांकन किया जाता है, फिर उसे उच्च स्तर पे लाके प्रोसेसिंग की जाती है, फिर प्लान बनाया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि योजनाएं सफल अधिक हो रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। चाहे वो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो, चाहे फिर वो सक्षम सफल का प्रोग्राम रहा हो, या फिर मनरेगा के तहत जो भी आवंटन किया जाना है वो भी रहा हो, और चाहे फिर वो जन धन खाता खोलने की परियोजना रही हो। सारी योजनाएं इसी उद्देश्य के कारण सफल हो पा रही हैं, क्योंकि वो बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम कर रही हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में हम लोगों ने सारा फैक्ट भी जान लिया, कब स्थापना हुई थी और इसके कौन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के बारे में कुछ फैक्ट जान लिया कि मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 2014 में दिसंबर में उसको समाप्त कर दिया गया। मोदी जी ने उसकी घोषणा 2014 में की थी जब प्रधानमंत्री बने थे। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ई वाहन नीति, भारत सरकार के द्वारा ई वाहन नीति मार्च माह में जारी की गई। मार्च 2024 में ई वाहन नीति को जारी किया गया और इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति जारी की गई है। अब इस नीति के कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को जो भारत में बनाया जाएगा, यानी उसमें 35% जो कर पुर्जे होंगे, यानी 65% जो सामान होंगे वो स्वदेशी होने चाहिए। यानी कोई भी कंपनी अगर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाना चाहती है, इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो उसे 35% कर पुर्जे भारतीय प्रयोग करने पड़ेंगे। उसकी न्यूनतम जो निवेश राशि है वो 4150 करोड़ होनी चाहिए। यानी न्यूनतम निवेश राशि किसी भी कंपनी के लिए
4,150 करोड़ रुपए होगी और एक वर्ष में अधिकतम 8,000 वाहनों के आयात को मंजूरी दी गई है। यानी एक कोई कंपनी है और अगर वो आयात करके भारत में अपनी ईवी फैक्ट्री को ईवी वो बेचना चाहती है तो वो अधिकतम 8,000 वाहनों का ही आयात कर सकती है, उससे अधिक वाहनों का आयात नहीं कर सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप सभी को करंट अफेयर से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का लाभ अवश्य मिले और आप लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा और आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में सफल अवश्य हो जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस श्रृंखला में हमने जैसा कि आपको बताया करंट अफेयर सीरीज के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से दी जाएंगी, जो कोड में हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो आज इस श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल विषय के अंतर्गत आने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देशों का क्रम। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के साथ साथ जो हमारा समय लाइन है, टाइम लाइन, उस पे जो देश हैं यानी वो रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, उन देशों का क्रम सीक्वेंस में याद करेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। प्रत्येक एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं और मेरा यह वादा है, दावा है कि आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद मात्र 20 सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते हैं। 20 सेकंड में पूरे देशों को याद कर सकते हैं, जिसमें देशों की संख्या लगभग 50 से अधिक होगी। मात्र 20 सेकंड में आप याद कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मकर कर्क रेखा पर स्थित देशों का क्रम है मैं बहा पसमामाना अल्लू चाई संयु ओभा मैं चीता। तो उसी प्रकार हम देखें तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश का क्रम है इको प्रा गै काका यू केसो माई की साटो और फिर चियप्रा नाबोशा मुमेडा आस्ट्रेटंगो मकर रेखा का देश है और यूके फासा माबो घाटो अक जिया नास फिरू। ये आपको बोलने में 20 सेकंड लगेंगे। जैसे इको प्रा गै काका यू केसो माई की साटो मैं बहा पसमामाना अल्ले चाई संयु ओभा मैं चीता चियप्रा नाबोशा मुमेडा आस्ट्रेटंगो अक जिया नास फिरू यूके भाषा माबो घाटो। इतना बोलने में आपको मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा और इस 20 सेकंड में आप लगभग इससे आने वाले सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की, आगे आते हैं। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो लैंड है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। कर्क रेखा पृथ्वी पर 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है वो क्या होती है, कर्क रेखा होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से देश स्थित है, उसके बाद इसको कोड के रूप में याद करेंगे। पहला देश है जो हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम भी याद रखिएगा, इससे आपका और भी प्रश्न हल हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व देशों का क्रम अगर पूछे तो भी आप कर सकते हैं, पूर्व से पश्चिम देशों का क्रम पूछे तो भी आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला देश है मैक्सिको। पहला देश कौन सा है, मैक्सिको है, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। मैक्सिको कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। बहामास नॉर्थ अमेरिका का एक भाग है, द्वीपीय देश है महाबास। ठीक है, बहामास जिसकी राजधानी है नाक्साउ और मैक्सिको जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा ये अफ्रीकी देश है जिसपे जो मोरक्को है अपना दावा प्रस्तुत करता है, किंतु अभी भी ये स्वतंत्र राज्य के, स्वतंत्र देश के रूप में कुछ देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसकी वजह से ये स्वतंत्र देश के रूप में भी अपना व्यवहार करता है। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद है मारिटोनिया। मारिटोनिया जिसकी राजधानी है नुआकशुट, मारिटोनिया जिसकी राजधानी है नुआकशुट। फिर है माली। माली एक ऐसा देश है, माली और अल्जीरिया, ये दोनों ऐसे देश हैं जिससे कि 0 डिग्री लाइन यानी जो समय रेखा है और जो हमारी कर्क रेखा है दोनों गुजर रही है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बन जाएगा कि माली और अल्जीरिया से 0 डिग्री और 23 इंच यानी कर्क रेखा दोनों जा रही है। ठीक है, मिलती कहाँ पे है वैसे दोनों, मिलती हैं माली में आके। ठीक है, माली में आके मिलती हैं दोनों, मिलती है माली में। तो आगे बढ़ते हैं, माली, माली के बाद आता है अल्जीरिया। ठीक है, आप इनको अगर देखेंगे सीक्वेंस में है, अल्जीरिया जो है वो जीएमटी लाइन के पूर्व में पड़ रही है। अल्जीरिया जो है जीएमटी लाइन के कुछ पश्चिम में थोड़ा सा और मैक्सिमम क्या है वो पूर्व की तरफ है। फिर है नाइजर, नाइजर से भी क्या हो रही है, हमारी जो कर्क रेखा है वो गुजर रही है नाइजर से। ठीक है, नाइजर जिसकी राजधानी है नियामे, अल्जीरिया जिसकी राजधानी अल्जियर्स, अल्जीरिया जिसकी राजधानी क्या है, अल्जियर्स। नाइजर जिसकी राजधानी है नियामे। लीबिया, लीबिया जिसकी राजधानी है त्रिपोली, लीबिया जिसकी राजधानी है त्रिपोली। लीबिया में कर्नल गद्दाफी थे, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं चाड, चाड की राजधानी है एनजामेना और चाड के बाद आता है इजिप्ट, इजिप्ट जिसकी राजधानी है दोस्तों मिस्र। इजिप्ट यानी मिस्र जिसकी राजधानी है काहिरा। सऊदी अरब, सऊदी अरब जिसकी राजधानी है सऊदी अरब। उसके बाद यूएई, सऊदी अरब की राजधानी आप लोग खोजिएगा, यूएई जिसकी राजधानी है
अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। और भारत, भारत की राजधानी सभी परिचित होंगे, बांग्लादेश। बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका। और फिर म्यांमार, म्यांमार की है नेपिटा। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिटा। चीन, चीन जिनकी राजधानी है बीजिंग। ताइवान चीन के अधीन ही एक देश है, चीन के अधीन ही एक छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है। तो अब हम इसे देखते हैं एक कोड के रूप में। सारे देशों के हम लोग पहले क्रम को देख लेते हैं, सारे देशों के पहले अक्षर को पकड़ते हैं, देखते हैं क्या कोड बनता है। तो मैं, फिर बहा, मैं बहा, ठीक है। पश्चिमी सहारा का हम लोग पस पकड़ते हैं, पश्चिमी सहारा। फिर मारिटोनिया का माँ पकड़ते हैं, माली का माँ पकड़ते हैं, ठीक। मैं बहा पस मामा, फिर ना, मैं बहा पस मामा ना, अल्ली, अल्ली यानी अल्जीरिया, लीबिया, अल्जीरिया और लीबिया। चाड, अल्ली, चाई, चाड और इजिप्ट। संयू, सऊदी अरब और यूएई, संयू, ठीक है। ओभा, ओमान का ओ और भारत का भा, ओभा। बांग्लादेश का बा, ओभा बा। फिर म्यांमार का म्या, चीन का ची, ताइवान का ता, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको सीक्वेंस में याद करते हैं। ऐसा सब लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसे सीक्वेंस में याद करने के लिए जो शब्द है वो याद करना पड़ेगा। मैं बहा पस मामा ना, कैसे बोलना है आपको? मैं बहा पस मामा ना, ठीक है। पहले ये बोलना, मैं बहा पस मामा ना, अल्ली चाई संयू ओ भा म्याचीता, ओ भा बा म्याचीता, ओ भा बा म्याचीता, ठीक है। तो आप इस कोड क्या रखिएगा? मैं बहा पस मामा ना, अल्ली चाई संयू ओ भा बा म्याचीता, ओ भा बा म्याचीता। ये कोड हो गया हमारा किसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। किसका कोड हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। हम लोग आते हैं अब 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर, इक्वाडोर। इस पे जो स्थित देश है इक्वेडोर, कौन सा देश है? इस इक्वेडोर। फिर है कोलंबिया और फिर है ब्राजील, ठीक है। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये तीनों नॉर्थ अमेरिकी देश हैं, साउथ अमेरिकी देश हैं। कौन से देश हैं? साउथ अमेरिकी देश है। ये तीनों किस में आते हैं? साउथ अमेरिका में आते हैं, ठीक है। इक्वेडोर जिसकी राजधानी क्या है? आप लोग खोजिएगा। कोलंबिया जिसकी राजधानी है बोगोटा। ब्राजील जिसकी राजधानी है रियो डी जेनेरो, ब्राजील जिसकी राजधानी क्या है? रियो डी जेनेरो, ठीक है। और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरो इसका एक मुख्य शहर है जिसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसके लिए इक्वेडोर, इक्वेडोर जिसकी राजधानी है सेंटियागो, चिली की राजधानी सेंटियागो है, क्वेटो। फिर कोलंबिया जिसकी राजधानी है बोगोटा। ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। साओ टोमे, गैबन, गैबन की है लिब्राविले। कांगो, किंशासा, कांगो रिपब्लिक। फिर इसकी राजधानी आप देख लीजिएगा, कांगो का है कांगो का है किंशासा, कांगो रिपब्लिक का देखिएगा। युगांडा का है कंपाला। केन्या का है केन्या का है और देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है। सोमालिया, सोमालिया का मोगादिशु। मालदीव का माले। इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि आपको पता ही है जावा द्वीप पे है। और इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। वो नई राजधानी होगी नूसंतारा। कौन सी होगी? नूसंतारा, जो कि किस द्वीप पे होगी? बोर्नियो द्वीप पे होगी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? नूसंतारा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब इसे कोड के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो इक्वाडोर का ई हो जाएगा, कोलंबिया का को लिख लेते हैं, ब्राजील का ब्रा लिख लेते हैं, गैबन का लिख लेते हैं गए, और कांगो का का, फिर कांगो रिपब्लिक का, ठीक है। फिर युगांडा का यू, केन्या का के, सोमालिया का सो, और माली का मा, इंडोनेशिया का ई, और फिर एक देश छूट गया किरीबाती, किरीबाती, ठीक है। और साओ टोमे, तो किरीबाती का की और साओ टोमे का साओ, ठीक है। केन्या जिसकी राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा केन्या की राजधानी क्या है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कोड के रूप में देखते हैं। इकोग्राफ गए काका यू के सो माई की साटो, इसको कैसे बोलना है? इकोग्राफ गए काका यू के सो माई की साटो। इकोग्राफ गए काका, गए काका माई की साटो, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? इको ब्रा, इको ब्रा गए काका यू के सो माई की साटो, ठीक है। तो केन्या की राजधानी आप लोग याद रखिएगा नैरोबी है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। याद आ गया, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है इसके आप लोग नोट कर लीजिएगा।
तो इको ब्रा गै काका यूकेसो माई की साटो। हमने पहला कोड देखा जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, मैं बहा पस मामा ना अल्ली चाई संयु ओ भा मैं चीता। दूसरा कोड देखा इको ब्रा गै काका यूकेसो माई की साटो। दूसरा कोड क्या देखा, इको ब्रा को गै काका यूकेसो माई की साटो। ठीक है, माई की साउटो में, ठीक है, माई की साओ, माई की साओ। ठीक, अब हम बढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर स्थित देशों का क्रम है चिली यानी ची, अर्जेंटीना का आ और ब्राजील का ब्रा। ये सभी साउथ अमेरिकी देश हैं। और ये इतने देश जो थे ये कौन से हैं, ये अफ्रीकी देश हैं, ये अफ्रीकी देश हैं। और ये किस में आता है, एशिया में आता है। ठीक है, ठीक है, किस में आएगा, एशिया में आएगा, किरिबाती और साउटो में। इधर से जो है किरिबाती जो है एक पैसिफिक ओशन में देश है। तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये पांचों देश कहाँ पे हैं, अफ्रीका में हैं। कहाँ पे हैं, अफ्रीका में हैं। ठीक है, तो चिली जिसकी राजधानी सेंटियागो, अर्जेंटीना जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया, नामीबिया जिसकी राजधानी है विंडहॉक, बोत्सवाना जिसकी राजधानी है बोत्सवाना, इसकी राजधानी आप लोग देखिएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। और फिर मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जिसकी राजधानी है मापुतो, मेडागास्कर, मेडागास्कर जिसकी राजधानी है विक्टोरिया, और ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है कैनबरा, मेडागास्कर जिसकी राजधानी है अंतानानारिवो, मेडागास्कर जिसकी राजधानी क्या है अंतानानारिवो, बोत्सवाना जिसकी राजधानी है बोत्सवाना, बोत्सवाना की राजधानी आप लोग बताएंगे क्या होगा, बोत्सवाना जिसकी राजधानी है गैब्रोन, बोत्सवाना की राजधानी क्या है गैब्रोन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसे कोड के रूप में ची अब ब्रा ना बो सा, इसका कोड बनाएंगे ना बो सा, ना बो सा, मोमेडा, 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 आस्ट्रे टोंगा, आस्ट्रे टोंगा। ठीक है, अब कोड के रूप में आप देखिए एक साथ इसको बोलिएगा ची अप ब्रा ना बोसा मो मेडा आस्ट्रे टोंगा, ची अप ब्रा ना बोसा मो मेडा आस्ट्रे टोंगा, ची अप ब्रा ना बोसा मो मेडा आस्ट्रे टोंगा। एक साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा, मैं बहा पस मामा ना अल्ली चाई संयू ओ भा म्याचीता, और फिर ई कोबरा गै काका यू केसो माई की साओ, माई की साओ, ची अप ब्रा यानी जो मकर रेखा पर स्थित है ची अप ब्रा नाबोसा, नाबोसा मोमेडा आस्ट्रे टोंगा, आस्ट्रे टोंगा। और इससे आपके सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि इन देशों की राजधानी भी आपको एक बार बोल दें। और फिर हम देखते हैं कि 0 डिग्री यानी जीएमटी पे कौन कौन से देश हैं। तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, और फिर अल्जीरिया है, माली है, और एक देश है घाना। कौन सा देश है, घाना। ठीक, तो इसे अगर हम लोग कोड के रूप में याद कर देखें तो यू केसो, यूके से बनेगा यू, फिर के, यूके से हो जाएगा यूके फास, यूके फास ना, यूके फास, अमाबू, अमाबू घाटो। ठीक है, यूके फास अमाबू घाटो, कोड याद रखिएगा इसका, जीएमटी का कोड है यूके फास अमाबू घाटो। कोड क्या है, यूके से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो जाएगा फ्रांस, स हो जाएगा स्पेन, अ से हो जाएगा अल्जीरिया, मा से हो जाएगा माली, ब्रू से हो जाएगा बुर्किना फासो, घा से हो जाएगा घाना, टो से हो जाएगा टोंगे, टोमो टोमो टोमे। ठीक है, तो यूके फास अमाबू घाटो, यूके फास अमाबू घाटो, इस कोड से आप याद रखेंगे कि 0 डिग्री जीएमटी यानी समय रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है, यानी समय रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो यूके फास अमाबू घाटो, इस कोड से आपका सारा प्रश्न हो जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो एक कोड में जल्दी से अगर 20 सेकंड में बोलना हो तो इसे बोलेंगे मैं बहा पस मामा ना अल्ली चा ई सन यू ओ भा बा म्याचीता, फिर ई को ब्रा गै काका यू के सो माई की साओ, फिर हो जाएगा ची अप ब्रा ना बोसा मो मेडा आस्टेटोंगो, यूके फास अमाबू घाटो, यूके फास अमाबू घाटो। इसके अलावा अगर हम ऊपर देख लें तो एक जो आर्कटिक वृत्त जाता है उस पे आता है अलास्का, फिर आता है कनाडा, फिर आता है नॉर्वे, और फिर आता है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। ठीक है, तो अकजिया नास, इसका कोड हमने बनाया है अकजिया, अक जी यानी ग्रीनलैंड, अक जिया, अक जी आ नास फिरू, इसको कोड याद रखिएगा। अकजी अनास फिरू किसके लिए है, अकजी अनास फिरू 66.5 अंश नॉर्थ के लिए यानी आर्कटिक वृत्त के लिए है। ये किसके लिए है,
आर्कटिक वृत्त के लिए है अकजिया नासफिरू। कोड आर्कटिक वृत्त के लिए कौन सा होगा? आर्कटिक वृत्त के लिए जो कोड बनेगा अकजिया नासफिरू, अकजिया नासफिरू, जो कि आर्कटिक वृत्त के लिए है। अ से हो जाएगा अलास्का, क से हो जाएगा कनाडा, जी से हो जाएगा ग्रीनलैंड, आई से हो जाएगा आइसलैंड, ना से हो जाएगा नॉर्वे, स से हो जाएगा स्वीडन, फी से हो जाएगा फिनलैंड, रूस हो जाएगा रूस। ठीक है, कनाडा सारे देशों की राजधानी, अलास्का रूस का हिस्सा है। अलास्का रूस का हिस्सा था पहले, 1866 में इसे अमेरिका ने खरीद लिया था और फिर से अभी अमेरिका का हिस्सा है। कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा, कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा, जो कि ओंटारियो झील के किनारे है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जिसकी राजधानी है नूक। आइसलैंड जिसकी राजधानी है आइसलैंड, ग्रीनलैंड जिसकी राजधानी है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, और नॉर्वे, नॉर्वे जिसकी राजधानी नॉर्वे, और फिर स्वीडन, फिनलैंड और रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। फिनलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। फिनलैंड की राजधानी क्या होगी? फिनलैंड, फिनलैंड जिसकी राजधानी आप लोग सोचिए क्या होगी? फिनलैंड जिसकी राजधानी है हेलेंस्की। स्वीडन जिसकी राजधानी है स्वीडन जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन जिसकी राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है, आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक। नॉर्वे की है ओस्लो, स्वीडन की है स्टॉकहोम, और फिनलैंड की है हेलेंस्की। फिनलैंड की है हेलेंस्की, रूस की है मॉस्को। आपको पता ही होगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से ही सिपरी के बारे में मैंने कल बताया था कि सिपरी के द्वारा जो हथियारों के आयात और निर्यात से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उससे रिलेटेड है स्टॉकहोम। तो दोस्तों आज हम लोगों ने भूगोल विषय के अंतर्गत जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हमको जो लेना था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, फिर 0 डिग्री समय रेखा, फिर आर्कटिक वृत्त पर स्थित देशों को एक क्रम में सीखा, एक कोड में सीखा, जिसमें लगभग 70 से अधिक देश हैं। 70 देशों की राजधानी आपको मैंने बता दी। और ये आपके किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। लोक सेवा आयोग के द्वारा भी पूछा जाता है, और फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार लोक सेवा आयोग हो, या फिर यूपी SSSC, चाहे जो भी संस्थान आयोजित कराते हैं, सभी में ये प्रश्न आते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ में कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो को और भी आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जिससे भी रिलेटेड चाहिए, उसके बारे में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।